नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दिल से निकली हुई बात कहना चाहता हूं। आप इस वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल या महाराष्ट्र से हैं? या फिर विदेश में रहकर भी इस देश की सच्ची कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक महिला आईपीएस की नहीं है। ये कहानी है उस चुप खड़ी औरत की जो बाजार के बीच ठेले पर खड़ी थी, जिसे सबने आम समझा और फिर उसी ने पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया। इस कहानी में चीख नहीं है, सिर्फ एक तमाचा है जो सिस्टम के गाल पर पड़ा, लेकिन आवाज पूरे शहर ने सुनी। और अगर आप भी उस एक औरत को जानते हैं जो हक के लिए चुपचाप लड़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, अब डर नहीं लगेगा। क्योंकि यह कहानी है डर के खिलाफ खड़े होने की, और आप जैसे दर्शकों से ही इसे ताकत मिलेगी। सुबह का वक्त था, लेकिन यह सुबह किसी और दिन जैसी नहीं थी। यह सुबह अंदर ही अंदर कुछ कह रही थी, कुछ बदलने वाला है। आईपीएस काव्या सिंह उस दिन पहली बार इतनी देर तक अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठी रही थी। खामोशी में उसकी आंखें बोल रही थीं, और तस्वीर में बसे उस बूढ़े इंसान की मुस्कान जैसे आज भी जिंदा थी। तस्वीर के फ्रेम पर धूल जमी थी, शायद वक़्त की परत या फिर काव्या की व्यस्त दिनचर्या का बोझ। लेकिन आज उसने बहुत ध्यान से उस धूल को अपने आंचल से पोंछा था, जैसे किसी जख्म को धीरे धीरे साफ कर रही हो। उस तस्वीर में उसके पापा की वही मुस्कान थी जिसे वह बचपन में देखती थी, जब वह उससे कहते थे, असली भारत गलियों में बसता है बेटा, वहां जाओ जहां कोई अफसर नहीं जाता। वही लोग तुम्हारे अफसर बनने की असली वजह हैं। आज वही बातें उसके दिल में ताजा थीं। काव्या ने आईने में खुद को देखा, चमकदार वर्दी, रैंक, नाम की पट्टी और पीछे खड़ा सुरक्षा गार्ड। फिर उसने धीमे से एक लंबी सांस ली, मानो अपने अंदर बैठी अफसर को आज कुछ वक्त के लिए विदा दे रही हो। उसने अलमारी खोली, सादी सूती सलवार कमीज निकाली, हल्की नीली रंग की, बिना किसी चटक या पहचान के। बालों को कसकर बांधा और चेहरे पर हल्का सा काजल लगाया, जैसे आम लड़कियां लगाती हैं, किसी भी तरह की पहचान को मिटा देने की एक कोशिश। फिर वो अपनी स्कूटी की चाबी उठाती है, जो सालों से घर के एक कोने में पड़ी थी, क्योंकि वह अब अफसर बन चुकी थी। स्कूटी पर नहीं, सरकारी गाड़ी में चलती थी। उस दिन वह अकेली निकली थी। कोई पायलट गाड़ी, कोई रेडियो वायरलेस, कोई कमांडो नहीं। बस एक स्कूटी, एक बैग और मन में बस एक बात, देखना है वो डर कैसा होता है जो लोग हर रोज जीते हैं, और उसे कैसे मिटाया जा सकता है। शहर की भीड़ में वह सब्जी बाजार पहुंचती है, पुराने शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां दुकानों से ज्यादा कहानियां बसी होती हैं, जहां हर आदमी का चेहरा पढ़ा जा सकता है। दुख, संघर्ष और हिम्मत सब कुछ साफ झलकता है। वहीं उसकी नजर पड़ी एक औरत पर, सिर पर पल्लू कसकर बांधे, थकी आंखें लेकिन तेज चाल, और पास ही एक लकड़ी के ठेले पर ढेर सारी सब्जियां। वह थीं शांति देवी, विधवा, 2 बच्चों की मां, जो ठेले से अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रही थीं। काव्या कुछ सब्जियां लेने के बहाने उनके पास गई। उसने खुद को एक कॉलेज टीचर बताया। सरकारी नौकरी है, लेकिन आज छुट्टी है, सोचा खुद सब्जियां ले लूं। शांति देवी मुस्कुराईं, उस मुस्कान में जैसे सालों की तकलीफ छिपी हो। बोलीं, बहन जी, आप जैसी पढ़ी लिखी औरतें जब खुद बाजार आती हैं ना, तो दिल को अच्छा लगता है हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। अचानक शांति देवी को याद आया कि उसके छोटे बेटे की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। बोलीं, बहन जी, आप थोड़ी देर ठेले का ध्यान रखोगी? बस पास वाली गली से दवा लेकर आती हूं, अभी भीड़ भी नहीं है। काव्या मुस्कुराकर बोली, हां बहन, निश्चिंत रहो। शांति देवी चली गईं। काव्या ठेले के पास खड़ी रही। आसपास के दुकानदारों ने उसे घूरा, फिर नजरें झुका लीं। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन नजरों में सवाल थे। यह नई लड़की कौन है? कुछ देर बाद बाजार में अचानक सन्नाटा सा छा गया। लोगों की आवाजें धीमी हो गईं। दुकानदारों ने खुद को समेटना शुरू किया। तभी एक भारी भरकम शरीर, सफेद वर्दी में लहराता हुआ, बाजार में दाखिल हुआ। दरोगा भीम सिंह। उसके चेहरे पर वह भाव था जो अक्सर घमंड और अधिकार से पनपता है।
हाथ में डंडा, कंधे पर लटकती पेटी और चाल में वह अकड़ जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। उसने सीधे एक ठेले से 2 किलो टमाटर उठाए, फिर दूसरे से आलू और तीसरे से मिर्ची। किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या ने यह सब देखा। उसकी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं। वह वही थी जो वर्दी में रहते हुए दिन रात भ्रष्टाचार की फाइलों में पढ़ती थी, लेकिन आज पहली बार उसे आंखों से देख रही थी। तभी भीम सिंह शांति देवी के ठेले पर आया। बिना कुछ बोले टोकरी से सब्जियां उठाईं और मुड़कर चलने लगा। काव्या ने हल्के लेकिन ठोस लहजे में कहा, साहब, पैसे देकर जाइए। भीम सिंह रुका। उसकी गर्दन कंधे के ऊपर से घूमी। तू कौन है बे? उसने घूरते हुए कहा। काव्या की आवाज अब भी शांत थी। यह ठेला किसी गरीब औरत का है, मेहनत से कमाई करती है। भीम सिंह हंसा। वह हंसी नहीं, एक धमकी थी। तू तो बड़ी ठेकेदार निकली नैतिकता की, चल हट यहां से। काव्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें टिकी थीं, बिना डर, बिना घबराहट। यह देखकर भीम सिंह झल्ला गया। उसने गाली दी, डांटा और फिर हाथ उठाया। ठीक उसी पल हाथ हवा में ही रुका। काव्या ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। उसके चेहरे पर अब वो खामोश ताकत थी जो किसी तूफान से पहले आती है। भीम सिंह बौखला गया। छोड़ हाथ, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। भीड़ अब जमा हो चुकी थी। लोग दबी सांसों में देख रहे थे। तभी भीड़ में से 2 साधारण दिखने वाले लोग सामने आए। उनके हाथ में वायरलेस था। उन्होंने धीरे से कहा, सर, अनुमति मिल चुकी है। काव्या ने जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और सबके सामने दिखाया। आईपीएस काव्या सिंह, महिला शाखा। पूरा बाजार स्तब्ध था। वो लड़की जो कुछ देर पहले ठेले पर खड़ी थी, अब एक आईपीएस अफसर बनकर सामने थी। किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी। फिर पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। भीम सिंह जैसे जमीन में धंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। काव्या ने फोन निकाला और कमिश्नर को कॉल लगाया। मैं सब्जी बाजार में एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रंगे हाथ पकड़ चुकी हूं। सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। कमिश्नर की तरफ से जवाब आया, आपके आदेश पर तुरंत कार्रवाई होगी मैडम। काव्या ने फोन रखा। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक सुकून। भीड़ में खड़े कुछ दुकानदारों की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी हो। शांति देवी लौट चुकी थीं। सब देखकर अवाक थीं। बोलीं, बहन जी, नहीं मैडम, आप तो। काव्या ने उनका हाथ पकड़ा। मैं वही हूं जो आपके ठेले का ध्यान रख रही थी। और वह मुस्कुराई, लेकिन इस बार मुस्कान में एक ताकत थी जो डर को पीछे छोड़ चुकी थी। जिस बाजार की रगों में डर का सन्नाटा घुल चुका था, वहां उस दिन कुछ अलग हुआ था। ऐसा नहीं कि वहां पहले किसी ने अन्याय नहीं देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे रोका था। पहली बार किसी ने उस लाठी के आगे अपनी उंगली खड़ी की थी, वो भी एक महिला, सादी सलवार में, बिना वर्दी के। लेकिन आज वह सलवार पहने औरत एक नाम बन चुकी थी, आईपीएस काव्या सिंह। भीम सिंह के चेहरे पर स्याही की तरह उतर चुका था अपमान। उसे शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने सार्वजनिक रूप से इस तरह रोका था। उसकी आंखें घबराई नहीं थीं, वह अब भी धमका रहा था, लेकिन उसका स्वर अब बौखलाया हुआ था, नियंत्रित नहीं। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी मैडम, वह दांत पीसते हुए बोला। काव्या ने बहुत संयमित लहजे में जवाब दिया, इज्जत ईमान से मिलती है, डर से नहीं। पास खड़े सुरक्षा अधिकारी ने आगे बढ़कर भीम सिंह की जेब से उसका मोबाइल, वॉकी टॉकी और सरकारी आईडी जब्त कर ली। फिर एक फाइल में हस्ताक्षर करवाए और एक छोटा वीडियो कैमरा ऑन कर दिया, जिससे सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की जा सके। काव्या ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठहराव था, जैसे कोई अंदर से थक चुका हो इस सब देख देख कर, लेकिन हार मानने को भी तैयार न हो। भीड़ अब भी जमा थी। दुकानदारों की निगाहें उसके ऊपर टिकी थीं और कुछ ने तो अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। सड़कों पर शोर नहीं था, बल्कि सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो भीतर कुछ तोड़ता है। शांति देवी अपने ठेले के पास खड़ी थीं, आंखों में पानी और चेहरे पर संतोष। उन्होंने पास आकर धीरे से कहा, बेटा, तुम नहीं होती तो ये सब कब तक चलता रहता। काव्या ने कहा, आपका साहस ही असली बदलाव लाता है माताजी, मैं तो बस जरिया हूं। ठीक उसी पल
बाजार के एक कोने से एक बच्चा शायद 10 साल का सब भागता हुआ आया और चिल्लाया, पुलिस आई, बड़ी गाड़ी में। लोगों की नजरें घूमी। सामने एक सफेद गाड़ी आ रही थी, पुलिस का अधिकारी वाहन। उसमें से 2 इंस्पेक्टर उतरे और सीधा काव्या के पास आए। मैडम, हमें आदेश मिल चुका है, आरोपी को तुरंत विभागीय नियंत्रण में लिया जाएगा, एक ने झुककर कहा। भीम सिंह अब लगभग थरथराने लगा था। उसके चेहरे से बहता पसीना साफ बता रहा था कि वह कितने दबाव में है। वह बड़बड़ाया, मैडम, एक मौका दे दीजिए, हमसे गलती हो गई। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, सीधा, बिना दया के। जिस दिन तुमने पहली बार किसी गरीब का ठेला बिना पैसे दिए लूटा था, उसी दिन तुम्हारा मौका खत्म हो गया था। पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया। जब उसे ले जाया गया, भीड़ ताली बजाने लगी। कुछ ने कहा, जैसे तुमने किया, अब भुगतो। और कुछ दुकानदारों की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वर्षों का दबा दर्द आज सड़क पर बह रहा था। जब गाड़ी चली गई तो काव्या ने बाजार के बीचों बीच खड़े होकर सबको संबोधित किया। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, बस एक महिला जो अब किसी की बेटी नहीं, किसी की बहन नहीं, बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। उसने कहा, मैं यहां अफसर बनकर नहीं आई थी, मैं एक नागरिक बनकर आई थी। जो डर आप महसूस करते हैं वो अब और नहीं रहेगा। मैं वादा करती हूं, यह बाजार अब सिर्फ सब्जी नहीं बेचेगा, बल्कि इज्जत भी। उसकी बातें सुनकर बाजार में सन्नाटा फिर से आया, लेकिन इस बार यह डर का नहीं, सम्मान का सन्नाटा था। वह मुड़ी और शांति देवी के ठेले के पास आई। ठेला अब भी वहीं था, लकड़ी का, पुराना, एक किनारा टूटा हुआ, लेकिन आज उसमें एक नई ताकत आ गई थी, एक गवाही। मैडम, शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा, कल रात भीम सिंह ने हफ्ता मांगने वाले 2 गुंडों को मेरे घर भेजा था। बोले, गवाही दोगी तो बेटा स्कूल से उठा लेंगे। काव्या की आंखों में आग चमक गई। आप मुझे कल रात ही क्यों नहीं बताई? डर लगता था बेटा, अब भी लगता है। काव्या ने उसका हाथ थामा। अब डर आपको नहीं, उन्हें लगेगा, और मैं यही देखने आई थी, डर किसके भीतर है। उसी वक्त वह अपने फोन पर संदेश भेजती है। अगले दिन पुलिस कमिश्नर की मीटिंग रखी जाती है। पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वतंत्र निगरानी समिति बनाने और गुप्त शिकायत बॉक्स लगाने का आदेश दिया जाता है। हर ठेले वाले को एक पहचान पत्र देने की योजना भी बनती है, जिससे कोई भी पुलिस वाला उन्हें बिना कारण तंग न कर सके। लेकिन यह सब होते होते शाम हो चुकी थी। दिन ढलने लगा, लोग अपने अपने ठेले समेटने लगे। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। काव्या स्कूटी पर बैठने से पहले पीछे मुड़ी। बाजार को देखा, वहीं गलियां, वहीं ठेले, वहीं लोग। लेकिन अब वहां कुछ और भी था, एक भरोसा। वह स्कूटी स्टार्ट करती है, हेलमेट पहनती है और गली से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही बाजार के दूसरे कोने में खड़े 2 साए आपस में बातें कर रहे होते हैं। आईपीएस है, हमारे लिए खतरा बन सकती है। राठौड़ साहब को बताना पड़ेगा, वक्त आ गया है जवाब देने का। कहानी अब करवट लेने को तैयार थी। शहर की रातें आमतौर पर शोरगुल से भरपूर होती हैं, लेकिन कुछ रातें होती हैं जो खामोशी के भीतर भी खतरे की आहट लिए होती हैं। ऐसी ही एक रात थी, जब पूरा शहर चैन की सांस ले रहा था। उसी वक्त एक पुरानी कोठी के तहखाने में कुछ और ही साजिश पक रही थी। ये कोठी किसी आम पुलिस अफसर की नहीं थी, यह थी इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की कोठी, जो दिखने में शाही थी, लेकिन उसके नीचे की ईंटें भ्रष्टाचार से सनी हुई थीं। उसका चेहरा बाहर से सख्त और ईमानदार दिखता था, लेकिन हकीकत में वह उस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था जिसमें दर्जनों दरोगा, सिपाही और लोकल गुंडे शामिल थे। उस रात उस कोठी में एक मेहमान आया था, दरोगा भीम सिंह, जो सस्पेंड होकर अपमान और क्रोध से पागल हो चुका था। गाड़ी से उतरते वक्त उसकी चाल में अब वो थुलथुलाहट नहीं थी जो बाजार में दिखती थी। अब उसकी चाल में एक जलती हुई आग थी, बदले की आग। राठौड़ ने उसे देखते ही कहा, अंदर आ भीम, बहुत हो गया तमाशा। भीम सिंह कुर्सी पर बैठते ही फट पड़ा। उस औरत ने मेरी रग रग में अपमान भर दिया है, सड़क पर भरी भीड़ के सामने मेरी इज्जत उतार दी। तूने कहा था कि जो चाहे कर सकता हूं, कानून भी मेरे साथ रहेगा। राठौड़ ने सिगरेट सुलगाई, लंबा कश लिया और मुस्कुराया। तू वर्दी पहनकर चलना सीख गया,
लेकिन सिस्टम को चलाना नहीं सीखा। सिस्टम पेड़ की जड़ों जैसा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वहीं पकड़कर खड़ा रखता है। भीम सिंह का चेहरा लाल हो गया। तो अब क्या करेंगे? राठौड़ ने पास बैठे दो गुर्गों को इशारा किया। वह एक नक्शा लाए, पूरे बाजार का। उस नक्शे में हर ठेले वाले की जगह, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, पुलिस की गश्त के समय तक अंकित था। यह वही नक्शा था जो राठौड़ ने अपने हफ्ता वसूली सिस्टम को चलाने के लिए बनवाया था। हमारे लोग हर ठेले से पैसे लेते हैं। कोई भी नया अवसर, नई योजना या सुधार, ये हमारे धंधे को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर डर फैला दिया जाए तो सुधार खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। फिर उसने भीम से कहा, आज रात कुछ ठेले उलट दो, बर्तन तोड़ो, सामान फेंको, और सबसे जरूरी, उस औरत की कमजोरी तक पहुंचो, उसके आसपास के लोगों को डराओ। जब अकेली पड़ जाएगी तो खुद ही हिम्मत छोड़ देगी। भीम सिंह ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन आंखों में बदले की आग और भीतर एक खौफनाक साजिश थी। इसी बीच अगली सुबह सब्जी बाजार में हलचल थी। ठेले टूटे पड़े थे, सब्जियां जमीन पर बिखरी थीं और कुछ दुकानदार रो रहे थे। एक कोने में शांति देवी बैठी थीं। उनका ठेला पूरी तरह तोड़ दिया गया था। उनके बेटे का स्कूल बैग भी चोरी हो गया था, जिसमें जरूरी दवाइयां और फीस की रसीदें थीं। किसी ने देखा, एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो आईपीएस का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। बाजार की हवा में एक बार फिर डर भर गया था। जो लोग कल तक तालियां बजा रहे थे, आज एक शब्द नहीं बोल रहे थे। आंखें झुकी थीं, होंठ बंद। उसी दोपहर काव्या दोबारा बाजार में पहुंची। चेहरे पर वही संजीदगी, लेकिन आंखों में पहले से कहीं ज्यादा पक्की जिद। उसने जब टूटा हुआ बाजार देखा तो उसके कदम धीमे हो गए। वह सब कुछ देखती रही, कोई उसके पास नहीं आया। सब दुकानदार दूर से देखते रहे, लेकिन कोई पास नहीं बढ़ा। तभी शांति देवी धीरे धीरे उसके पास आईं। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में बोलीं, बेटा, माफ करना, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है। कल रात मेरे बेटे को स्कूल से उठाने की धमकी मिली थी। मुझसे गवाही की उम्मीद मत रखना। काव्या ने उन्हें रोका नहीं, ना ही समझाने की कोशिश की। वह बस उनका हाथ थाम कर बोली, आप गलत नहीं हैं माताजी। यह डर आपकी गलती नहीं है, यह उनका हथियार है। शांति देवी फूट फूट कर रोने लगीं, लेकिन आसपास खड़े लोग अब भी चुप थे। यह वही बाजार था जहां कल तक उम्मीद थी, और आज फिर वही पुराना डर वापस आ चुका था। काव्या वापस लौटती है, ऑफिस पहुंचती है। उसकी मेज पर कई शिकायतें हैं। 2 स्कूलों से बच्चे गायब, एक ठेले वाले की मौत और कई दुकानदारों की धमकी भरे कॉल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, एक खुफिया रिपोर्ट उसके टेबल पर रखी जाती है, जिसमें साफ लिखा है, इंस्पेक्टर राठौड़ के पास 2 शैडो यूनिट्स हैं जो पूरी वसूली का नेटवर्क चला रही हैं। उनके पास फर्जी नामों से कई संपत्तियां हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। काव्या रिपोर्ट पढ़ते हुए सोचती है, यह लड़ाई अब दरोगा भीम सिंह से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से है। वह खिड़की के पास जाती है। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है। लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसके मन में बस एक सवाल गूंजता है, क्या अकेले बदलाव लाया जा सकता है? उसी रात वह चुपचाप बाजार की पिछली गलियों में जाती है। अपनी पहचान छिपाकर हर गली में जाती है, लोगों से बात करती है, सुनती है कि किसके बच्चे को धमकी मिली, किसका ठेला तोड़ा गया, कौन अब भी डर में जी रहा है। वह जानती है, डर तोड़ने के लिए हथियार नहीं, भरोसा चाहिए। लेकिन भरोसा तब टूटता है जब डर जीत जाता है। रात भर शहर की सड़कों पर घूमने के बाद काव्या अगली सुबह जब अपने सरकारी आवास लौटी तो थकान उसकी चाल में नहीं, उसकी आंखों में झलक रही थी। लेकिन यह थकान नींद की नहीं थी, यह उस भरोसे की टूटन थी जिसे कल तक वह खुद अपने हाथों से सींच रही थी। दोपहर तक उसके कार्यालय में 3 और शिकायतें आ चुकी थीं। एक ठेले वाले ने आत्महत्या की कोशिश की थी, एक महिला दुकानदार ने दुकान बंद कर दी थी, और 2 गवाह शहर छोड़ चुके थे। हर कागज में, हर दस्तावेज में एक ही चीज बार बार उभर कर आ रही थी, डर। लेकिन उस डर से अधिक काव्या को अब खुद से सवाल था, क्या वह एक आईपीएस अफसर होते हुए भी उस डर को तोड़ने में असफल हो रही है? वह ऑफिस से बाहर निकली।
अपने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी उठाई। उसके पापा की लिखी कुछ बातें अब तक उसमें दर्ज थीं। उन्होंने लिखा था, विद्रोह सिर्फ आवाज से नहीं होता बेटा। विद्रोह तब होता है जब डर को विनम्रता से काटा जाए। तब बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, आत्मा से होता है। उसने डायरी बंद की और तय कर लिया, अब आवाज उठानी है, लेकिन सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं। अब उस गली में जाना है जहां आवाज दबा दी गई थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब सब्जी बाजार अपने रोज के साजो सामान में लग रहा था, एक कार आकर रुकती है। लेकिन इस बार काव्या कार से नहीं उतरी। वह स्कूटी से आई थी, उसी तरह जैसे पहली बार आई थी, बिना वर्दी, बिना पहचान, बिना औपचारिकता के। लेकिन आज उसके साथ एक कैमरा टीम थी, एक स्थानीय पत्रकार चैनल से, जिनसे उसने खुद संपर्क किया था। बाजार के बीचों बीच एक पुरानी सी ईंट की दीवार के सहारे खड़े होकर उसने आवाज दी, सुनिए सब लोग, मेरा नाम आप जानते हैं, आईपीएस काव्या सिंह। लेकिन आज मैं बतौर अफसर नहीं, एक बेटी, एक बहन और एक नागरिक बनकर आपसे बात करने आई हूं। भीड़ रुक गई। कुछ ठेले वाले दूर से देखने लगे, कुछ दुकानदार खिड़की से झांकने लगे। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, न गवाही न शिकायत। मैं बस एक बात पूछने आई हूं, क्या चुप रहना ही सुरक्षा है? उसकी आवाज में शोर नहीं था, एक विनम्र, शांत, लेकिन भीतर तक चीर देने वाला स्वर। आपको डराया गया, धमकाया गया और आप चुप हो गए। लेकिन क्या चुप रह जाने से आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या कल से वह डर नहीं लौटेगा? कुछ लोग सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन अब बाजार में सन्नाटा नहीं, भीतर उथल पुथल थी। आपका साथ देने पर जो डर है वो आज है, लेकिन आपका चुप रहना उस डर को स्थायी बना देगा। सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ही शहर देना चाहते हैं? ऐसा ही पुलिस वाला जो ठेले से सब्जी लूटे, या ऐसा अफसर जो सच बोलने पर धमकी दे? एक हल्की सी सरसराहट बाजार में चल पड़ी। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ की आंखें भर आईं। तभी पीछे से एक कांपती आवाज आई, मैं गवाही दूंगी। सबकी नजरें घूमी। वो शांति देवी थीं, वही जिनका ठेला 2 बार तोड़ा गया था, जिनके बेटे को धमकी दी गई थी। लेकिन आज उनके चेहरे पर एक नई रेखा उभरी थी, आत्मबल की। हां मैडम, उन्होंने कहा, अब और डर नहीं। मैं बताऊंगी कि किसने हफ्ता मांगा। मैं बोलूंगी कि किस रात कौन आया था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो वह भी सिस्टम की किताब में दर्ज होगा। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कराई, और यह मुस्कान भी उतनी ही विनम्र थी जितनी शक्तिशाली। फिर एक और ठेले वाला आगे आया, मैडम, मेरे पास सीटीवी फुटेज है जब वो गुंडे आए थे। फिर एक बुजुर्ग दुकानदार, मैंने देखा था, वो नकाब वाले कौन थे? धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। बाजार, जो कल तक मरा हुआ मैदान लग रहा था, आज फिर से जिंदा हो गया था। और यह सब एक चाय की दुकान के पास, बिना माइक, बिना स्टेज, बिना पुलिस फोर्स, सिर्फ एक महिला की विनम्र आवाज से हुआ था। पत्रकार का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन काव्या कैमरे के लिए नहीं, लोगों के लिए बोल रही थी। तभी एक युवा रिपोर्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, ये सब टीवी पर दिखाएंगे? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ भेजिए उन्हें जो सच देखना चाहते हैं। बाकी लोग सच के लिए तैयार नहीं होते। शाम होते होते बाजार में एक नई बात फैल चुकी थी। काव्या मैडम वापस आई हैं, अब डर नहीं रहेगा। कुछ युवाओं ने एक कागज निकाला और गवाही देने वालों की सूची बनानी शुरू की। कोई नाम बताना चाहता था, कोई सबूत, कोई बस एक बात कहकर मन हल्का करना चाहता था। और इस तरह एक अफसर नहीं, एक औरत ने डर के भीतर जाकर वह चिंगारी जलाई थी जो सिर्फ तलवार से नहीं, हिम्मत से उठती है। अंत में जब काव्या वापस जाने लगी तो शांति देवी ने उसके पीछे से कहा, बिटिया, आज तेरे पापा जहां भी होंगे गर्व से सिर ऊंचा किए होंगे। काव्या कुछ नहीं बोली, बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, आज आपकी सिखाई हर बात जी उठी है। जिस दिन सब्जी बाजार में एक महिला की आवाज ने चुप्पियों को तोड़ा, उसी दिन एक प्रशासनिक आंधी भी उठ चुकी थी। लेकिन ये आंधी शोर नहीं करती थी, ये दस्तावेजों के पन्नों से उठती थी, वीडियो फुटेज के फ्रेमों में छुपी होती थी और गवाहों की फुसफुसाहट से बनती थी। काव्या सिंह ने अब सिर्फ एक दरोगा या इंस्पेक्टर को नहीं,
बल्कि एक पूरे छिपे हुए नेटवर्क को चुनौती दे दी थी। अगली सुबह से उसकी टेबल पर रोज नई गवाही, नए सबूत और नए नाम आने लगे। कुछ नाम ऐसे थे जिनके बारे में काव्या ने पहले ही शक जताया था, लेकिन अब उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलने लगे थे। जिन लोगों ने कल तक मुंह छुपा लिया था, आज वे सीना तान कर खड़े थे। काव्या ने इन गवाहों को कानूनी सुरक्षा दिलवाई। जिले के एडिशनल सेशन जज से विशेष अनुमति लेकर उन्होंने कई गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करवाए, ताकि कोर्ट में उनके बयानों की वैधता बनी रहे। दूसरी ओर उनके विशेष जांच दल ने इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के नेटवर्क की कमर तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। राठौड़, जो अब भी खुद को सुरक्षित समझ रहा था, वह नहीं जानता था कि उसकी एक एक चाल, उसके बैंक लेन देन, संपत्ति के दस्तावेज और यहां तक कि उसके परिवार के नाम पर खरीदी गई जमीनें, सब कुछ अब निगरानी में आ चुका है। एक शाम जब काव्या अपने कार्यालय में बैठी थी, तभी उनका विश्वसनीय अधिकारी नवीन आया, हाथ में 2 लैपटॉप और एक सीलबंद पेन ड्राइव ली। मैडम, हमें एक पूर्व कांस्टेबल का मेल आया है। उसने बताया है कि राठौड़ साहब के आदेश पर कुछ सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर मिटाया गया था, लेकिन उसने उसका बैकअप चुपचाप अपने पास रख लिया था। डर के कारण अब तक चुप था, लेकिन अब वह फुटेज हमारे पास है। काव्या ने कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर वह फुटेज चलने लगा। बाजार की पिछली गली, रात का समय, 2 नकाबपोश लोग एक ठेले को उलटते हुए दिखाई देते हैं और दूर खड़े एक पुलिसकर्मी से इशारा लेकर वापस जाते हैं। कुछ फ्रेम बाद वही नकाबपोश एक वैन में बैठते हैं और ड्राइवर सीट पर बैठा है खुद भीम सिंह। फुटेज क्लियर था, चेहरा साफ नहीं, लेकिन चाल, वर्दी और गाड़ी का नंबर सब कुछ साबित करता था कि सस्पेंड होने के बावजूद भीम सिंह अब भी राठौड़ के लिए काम कर रहा था। काव्या ने वह वीडियो एक हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करवाया और उसे एफएसएल जांच के लिए भेज दिया। अब उनके पास अदालत में रखने लायक पुख्ता सबूत थे। उन्होंने तुरंत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारंट की मांग की। अगली सुबह शहर के सबसे शांत इलाके में तैनात एक विशेष टीम बिना सायरन, बिना शोर, सिर्फ सफेद इनोवा और सादी वर्दी में इंस्पेक्टर राठौड़ के बंगले की ओर रवाना हुई। उस टीम की अगुवाई खुद काव्या कर रही थी। बंगले के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा नौकर ने खोला, लेकिन जब राठौड़ बाहर आया तो वह हंसते हुए बोला, मैडम, घर में ऐसे आने की इजाजत नहीं होती। कोई वारंट है क्या? काव्या ने चुपचाप फाइल खोली, एक कागज निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 387, 420 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। राठौड़ की हंसी वहीं थम गई। आप ये मजाक कर रही हैं? वह बड़बड़ाया। अगर ये मजाक है, काव्या बोली, तो ये आपके झूठ की सबसे अच्छी परिणति है। 2 महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ीं और कानून के तहत उसे हिरासत में लिया गया। वह गाड़ी में बैठाया गया और काव्या उस गाड़ी के पीछे पीछे चलती इनोवा में बैठी। बिना कोई उत्साह, बिना कोई मुस्कान, सिर्फ एक सन्नाटा जो सालों से दबे हुए न्याय को महसूस कर रहा था। इसी के साथ साथ काव्या ने आदेश दिया कि पूरे जिले में वसूली से जुड़े सारे मामलों की जांच फिर से खोली जाए। उस दौरान 17 छोटे दरोगा, 32 कांस्टेबल और 4 लोकल ठेकेदारों पर प्राथमिक रिपोर्ट बनाई गई। जिन जिन लोगों ने धमकियां दी थीं, उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। भीम सिंह को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार कोई गाड़ी नहीं, उसे बाजार से घसीट कर उठाया गया। वही बाजार जहां कभी उसने डर फैलाया था, आज वहीं पर जनता ने उसके चेहरे पर थूका। कुछ ने कहा, आज न्याय ने करवट ली है। कोर्ट में दोनों को पेश किया गया। मीडिया से लेकर जनता तक हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थीं। जज के सामने काव्या ने सारे सबूत सौंपे, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, संपत्ति का ब्यौरा, कॉल रिकॉर्ड और वसूली की लिखित रिपोर्टें। जज ने जांच की गहराई, गवाहों की संख्या और सबूतों की प्रामाणिकता देखकर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। काव्या कोर्ट से निकली तो पत्रकारों ने घेर लिया। एक ने पूछा, मैडम, आपको क्या लगता है, आप जीत गईं? उसने मुस्कुराकर कहा, यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी।
यह तो सिर्फ सफाई थी उस गंदगी की जो सालों से कानून के नाम पर जमा हो रही थी। और उस दिन शहर की सड़कें थोड़ी खुली खुली सी लगीं। बाजार की हवा कुछ हल्की थी। दुकानदारों की आंखों में अब भी डर था, लेकिन उसके साथ एक लहर भी थी, भरोसे की। काव्या ने वर्दी नहीं पहनी थी उस दिन, लेकिन लोगों की निगाहों में वह वर्दी से भी ऊंची लग रही थी। कुछ महीनों बाद की एक सुबह, जब शहर की भीड़ अपने रोज के कामों में उलझी हुई थी, जब चाय की दुकानों पर फिर से बहसें चल रही थीं, महंगाई पर, सरकार पर, क्रिकेट पर, उसी वक्त पुराना सब्जी बाजार जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा था। अब वहां पहले जैसी घबराहट नहीं थी। हर ठेले के पीछे एक मुस्कान थी, हर ग्राहक में अपनापन, और हर कोने में कुछ नया उग आया था, भरोसा। उस सुबह की बात ही अलग थी। कोई सायरन नहीं, कोई गश्त नहीं। बस एक सादी सलवार सूट में महिला स्कूटी से आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले आई थी। लेकिन इस बार लोग पहचान गए। दुकानें बंद नहीं हुईं, ठेले नहीं सिमटे, बच्चे नहीं भागे। उल्टा लोग उसे देखकर मुस्कुराए। अरे मैडम आ गईं, चाय पिएंगी? एक चाय वाले ने कहा। लेकिन वो चाय वाले के पास नहीं गई। वो सीधे एक ठेले की ओर बढ़ी, उस ठेले की जो अब पुराना नहीं था। अब उसमें न सिर्फ नई लकड़ी लगी थी, बल्कि उस पर एक छोटा बोर्ड भी टंगा था, शांति देवी ताजा सब्जी भंडार। शांति देवी वहीं थीं। अब उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा था। हाथों में अब भी मेहंदी की हल्की रंगत थी, शायद पोती के नामकरण में लगाई थी। उनके पास खड़ा एक युवक, उनका बेटा, जो अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, मां की मदद करने आया था। काव्या ने पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हैं माताजी? शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस आंचल से हाथ पोंछते हुए बोली, तू बैठ, आज चाय मैं पिलाऊंगी। दोनों बगल की पुरानी सी ईंटों वाली बेंच पर बैठ गईं, वही बेंच जहां पहले कभी किसी ने अफसर को बैठते नहीं देखा था। अब वहां ना कोई डर था, न दूरी, सिर्फ अपनापन। चाय आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और जैसे वक्त ने दोनों के बीच की दीवार खुद ही तोड़ दी। तुमने हमारे लिए बहुत किया बिटिया, शांति देवी बोली। उस दरोगा को तो जेल भेज दिया, लेकिन असली बात यह है कि तुमने हमारे अंदर जो डर था, उसे हराया। काव्या ने धीरे से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया माताजी, यह बदलाव आप सबने मिलकर लाया है। बेटिया, पहले बाजार में हम सब बस जी रहे थे, अब हम सांस भी लेते हैं। शांति देवी की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो नमी दुख की नहीं, सुकून की थी। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक लड़की, शायद 8 साल की, गिल्ली डंडा खेलते हुए बोली, देखो देखो, मैडम फिर आई हैं। काव्या ने उसे देखा और हंस दी। तभी एक बूढ़ा दुकानदार, जो कभी सबसे पहले डर के मारे दुकान बंद कर देता था, अब पास आकर बोला, मैडम, एक बात कहनी थी। आजकल पुलिस वाले खुद सलाम करते हैं हमें, पहले तो हमें देखना भी पसंद नहीं करते थे। काव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये सलाम अब आपको नहीं, आपके हक को हो रहा है। शांति देवी के बेटे ने पास आकर कहा, मैडम, मैंने आपसे कुछ सीखकर अपनी स्कूल की प्रतियोगिता में भाषण दिया था। डर की हार और हिम्मत की जीत। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। काव्या ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम्हें डर को हराने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। अगली पीढ़ी को समझाना कि चुप रहकर बदलाव नहीं आता। शांति देवी ने कहा, तुम्हें तो अब शहर की डीएम बना देना चाहिए। काव्या हंसी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी नजर बाजार के चारों ओर घूमी। हर गली, हर दुकान, हर आदमी अब बदला हुआ दिख रहा था। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन बहुत कुछ बेहतर था। तभी दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, हाथ में एक पत्र था। बोले, मैडम, ये हमारी मोहल्ला समिति की तरफ से आपको सम्मान पत्र है। हम सबने मिलकर फैसला किया कि अब हर साल 15 अगस्त को बाजार में हिम्मत दिवस मनाया जाएगा, आपकी याद में। काव्या भावुक हो गई। सम्मान पत्र को दोनों हाथों से लिया, लेकिन आंखों में आंसू रोक नहीं सकी। बिटिया, शांति देवी ने उसका हाथ थामा। तेरे जैसे लोग ही भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जिनके आने से डर खुद भाग जाता है। धीरे धीरे बाजार फिर से रोज की आवाजों में लौट गया। ठेले खड़े हो गए, खरीदार आने लगे, सब्जियां फिर से तुलने लगीं। लेकिन उस बेंच पर बैठी 2 औरतें, एक जिसने डर को सहा था और एक जिसने उसे हराया था,
दोनों की चाय अब भी बाकी थी। काव्या ने आखिरी घूंट लिया और चुपचाप उठकर जाने लगी। फिर कब आओगी? शांति देवी ने पीछे से पूछा। काव्या मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, जब भी डर लौटेगा मैं लौटूंगी। और स्कूटी स्टार्ट कर बिना कोई शोर किए वो गली से बाहर निकल गई, जैसे कोई हवा आई हो, बदलाव की, हिम्मत की और सबसे जरूरी, उम्मीद की।